लॉ मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। मित्रों, सबको नमस्कार। तो प्रधान जी ने अभी कहा, उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया है जो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जिसमें हेडिंग रहता है 9 साल बेमिसाल। ये 9 साल अनपैरेलल रहे। तो आप पूछ सकते हैं कैसे रहे। थोड़ा मैं ब्रीफ दूंगा आपको, बाकी आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा कंसेप्ट पे जाऊंगा। 16 मई 2014 को रिजल्ट आता है और एक स्थायी सरकार का गठन होता है। उससे पहले 30 सालों तक, 2014 से 30 सालों तक गठबंधन की सरकारें इस देश ने देखी। एक स्थायी सरकार का निर्णय देश की जनता ने किया इन 2014 और प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं 26 मई को 2014 में। लेकिन उससे पहले 23 मई को हमारे सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट में वो प्रवेश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब उनको नेता चुनते हैं तो शपथ ग्रहण से पहले उनका एक भाषण होता है जो बाद में बहुत चर्चा में रहता है। लेकिन उसका जो कोर सब्जेक्ट है 23 मई 2014, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों को समर्पित होगी। द सेंट्रल पॉइंट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 से अधिक योजनाओं को कंसेप्चुअलाइज किया, मतलब आइडिया दिया, बनाया, घोषणा की, इम्प्लीमेंट की और धरातल पे उतारी। मैं सबका जिक्र यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि टाइम की अपनी लिमिटेशन है। लेकिन अगर उस सब में देखेंगे तो हर योजना का प्रधानमंत्री जी ने स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई। ये एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन 9 सालों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज इंक्रीज द स्केल एंड स्पीड। कैसे? ऐसा नहीं है कि इस देश में गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना नहीं थी। उसका नाम था इंदिरा आवास। एक ग्राम पंचायती में 2 या 3 मकान बनते थे, राशि कम मिलती थी। हम पंजाब में बैठे हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है लास्ट में 50,000 रुपये यूपीए गवर्नमेंट ने राशि की थी, जिसमें 43,000 देते थे। 7,000 वो पेड़ लगाओ, नाली छोड़ो, उसके लिए देते थे और 3 किस्तों में। मकान बनते नहीं थे, परेशानी होती थी, किस्तें मिलनी नहीं थी। बीडीओ का सर्टिफिकेट चाहिए, कलेक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्राम सेवक का चाहिए, यूटिलाइजेशन चाहिए। ये एक प्रॉब्लम थी। मकान बनाने की योजना थी लेकिन प्रॉब्लम थी। 14 के बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री आवास आया, जो कहाँ 50,000 मिलते, 43,000 थे और सीधे कर दिए 1.5 लाख। सीधा स्केल। अब इसमें स्पीड कैसे बढ़ी? इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया एट द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कैसे किया? पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी प्रोसेसिंग के थ्रू जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टेक्नोलॉजी यूज की जिसका नाम है जियो टैग। आपका मकान बन रहा है,
आप फोटो खींच करके भेज दीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपके 2 कमरे दिख रहे हैं, बरामदा दिख रहा है, रसोई दिख रही है, तो आपका पैसा सीधा खाते में चला जाएगा। तो राशि भी तुरंत मिलने लग गई, मकान भी तेजी से बने। तो अगर अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप देखेंगे कि 4.5 करोड़ मकान प्रधानमंत्री जी ने बना दिए 9 सालों में। जिनके कच्चे मकान थे उनके पक्के कर दिए। ये है स्केल और स्पीड। अब आप कहेंगे ऐसी और भी कोई योजना है क्या? एक योजना का और उदाहरण दे देता हूं। ऐसा नहीं है कि टॉयलेट पहले बनते नहीं थे। 2014 से पहले मीन्स 2014 से पहले भी टॉयलेट बनते थे। उसका नाम था निर्मल ग्राम योजना। आपने सबने सुनी भी होगी, देखी भी होगी। ओपन डेफिकेशन फ्री गांव होना चाहिए, कोई गांव हो गया तो हम अवार्ड देंगे, वो था निर्मल ग्राम। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा लाल किले की प्राचीर से और एक टारगेट दिया देश को 10 करोड़ टॉयलेट बनाने का, तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा में चीफ व्हिप था। तो मेरा एक काम होता था फ्लोर मैनेजमेंट का। तो मैं फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए अपोजिशन बेंचेज में गया। तो उनमें से एक बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि यार ये कोई 10 करोड़ टॉयलेट बनाने के टारगेट पूरे होते हैं क्या? ये इम्पॉसिबल है, मैं लिख के देता हूं, बोला, अगर कोई बना ले तो। मैंने कहा भी ऐसा क्यों आप चैलेंज कर रहे हो? बोला हमने भी सरकारें चलाई है, मशीनरी देखी है, बजट होना, बजट जाना, बनना, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दोगे और इतने टॉयलेट बना दोगे। तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, मैंने उनसे एक प्रश्न किया, तो आप कितने बनाते थे? बोला यार मुझे एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऐसे टॉयलेट हम बनाते थे। आप यार 1 करोड़ का टारगेट रख लो, समझ में आता है। ये 10 करोड़ कोई पूरे होते हैं क्या? जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी, स्केल भी बढ़ाओ, स्पीड भी बढ़ाओ, तो इन 9 सालों में इस देश में 11.5 करोड़ टॉयलेट बन गया और अधिकतर ओपन डेफिकेशन फ्री सिस्टम हो गया। ये 9 साल बेमिसाल इसलिए कह रहे हैं। हम बहुत सी योजनाएं गिना सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, कोई योजना हो, कोई सुरक्षा का बिंदु हो, कोई आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, चाहे देश को मान और सम्मान दिलाने का विषय हो, चाहे कोई भारतीय नागरिक किसी देश में फंस गया हो उसको वापस लाने का विषय हो, चाहे किसी देश में संकट आया हो उस देश में भारत को रिलीफ देने का विषय हो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, जो आपके भी ध्यान में है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की हर योजना का पॉइंट जो था वो गरीब कल्याण था, सेवा उसमें भाव था, सुशासन उसका कोर सब्जेक्ट था। और सुशासन के कारण ही आप देखेंगे डीबीटी आया। अदरवाइज डीबीटी एक हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे हैं जो ओपनली कहते थे और ओपनली कहा भी था कि मैं 100 पैसे भेजता हूं तो 15 पैसे ही जो बेनिफिशियरी है वहां तक पहुंचता है, 85 पैसा बीच में गायब होता है। इस भ्रष्टाचार को रोकने का अगर काम किसी ने किया टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया इन 9 सालों में। और देश का पैसा जो फालतू जा रहा था वो बचाया। आप पूछ सकते हैं फालतू क्यों जा रहा था? जैसे राशन कार्ड किसी का फर्जी बन गया तो अनाज जा रहा था, आधार से इनेबल किया, फर्जी राशन कार्ड को रोका और अनाज जाना बंद हुआ, देश का ही पैसा बचा ना। कोई आदमी फर्जी पेंशन ले रहा था, वो आदमी था ही नहीं लेकिन पेंशन ले रहा था, आधार से इनेबलिंग किया, आइडेंटिफाई किया कि इस गांव में इस तरह का आदमी है ही नहीं, वेरीफाई किया तो पेंशन बंद हुई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें फर्जी जो हमारे सिस्टम था उसके थ्रू कोई यूज करते थे, भ्रष्टाचार बढ़ता था। ऐसा अगर मैं पूरा आंकड़ा आपको दूं तो वो है 2 लाख करोड़ की राशि बचाई है इन 9 सालों में।
ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है जी। तो योजनाओं में स्केल बढ़ा, स्पीड बढ़ी, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ, भ्रष्टाचार को रोका, देश का मान और सम्मान बढ़ाया। इसलिए हम कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल। प्राइम मिनिस्टर 21 तोपों की सलामी देने का निर्णय अमेरिकी प्रशासन ने किया, हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए 9 साल बेमिसाल। थैंक यू साथियों। अब आपके प्रश्न होंगे तो जरूर मैं जवाब दूंगा। देखिए, जजों की संख्या भी नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों में बढ़ाई है। डेटा भी दे सकता हूं, चूंकि विषय सेंसिटिव है, लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूं। इसमें जो हमने काम किया है उससे हमारी प्रायोरिटी भी है, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कि जो पेंडिंग केसेज हैं उनका निस्तारण जल्दी होना चाहिए, जिससे आम नागरिक को न्याय मिले। अब इसमें 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो ADR का सिस्टम हम लागू कर रहे हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसके कई पार्ट हैं, जैसे वन पार्ट इज द आर्बिट्रेशन, उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है मीडिएशन का, तीसरा पार्ट है कंसिलिएशन का, और एक है ई-कोर्ट। अभी आपने देखा होगा कि पहले कोई नागरिक कहीं जाता था, मेरे केस में डेट क्या है, तो पेशगार से पूछता था। अब आप किसी अदालत के किसी परिसर में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी, इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो एकदम चालू है ही, मैंने भी देखा है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जाएंगे तो टच स्क्रीन करके आप केस नंबर जैसे ही डालोगे तो आपकी अगली डेट का पता चल जाएगा। ईज ऑफ लिविंग ये कर रहे हैं, और ये जो ADR सिस्टम है इसको हम स्ट्रेंथन करके और केसेस को कम करेंगे निश्चित रूप से, और अल्टरनेट फॉर्म अपनाएंगे। आज भी ऐसे कई कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने में हम देखते हैं, धारा 1917, 1934, जो अभी 75 साल हो गए हमारे देश को आजादी में, तो कब समझेंगे ये अंग्रेजों के कानूनों से कब तक छुटकारा मिलेगा? आपका बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा। ये नरेंद्र मोदी जी ने ही सोचा। आप देखेंगे 1486 ऐसे कानून समाप्त किए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में बने हुए। कपास नहीं उगा सकते, आपका क्या लेना देना? यू कांट ग्रो कॉटन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। वाई? उस समय जरूरत थी, अब थोड़ी जरूरत है। तो ऐसे हमें 1486 कानून समाप्त किए हैं, 65 अभी पाइपलाइन में है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। जितने ऐसे कानून, जितने ऐसे नाम, देखिए ये भी एक ऐसा विषय है, गुलामी के अंशों को समाप्त करो, ये प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जॉर्ज पंचम इस देश में 1911 में आया था, 1911, व्हेन द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। और उसके बाद 1936 में कोई ऐसा विषय आया कि इसकी मूर्ति लगा दो। कहाँ लगा दो? इंडिया गेट पे। तो एक छतरी बनाई और मूर्ति लगा दी। देश आज़ाद हुआ 47 में, मूर्ति नहीं हटी ना। और उसके बाद लोगों ने कहा अभी बहुत से नाम चेंज कर रहे हो, बहुत से सड़कों के नाम चेंज कर दिए, अब इसकी मूर्ति हटा दो भाई। नहीं हटी। कब हटी? 68 में एक प्रेशर पड़ा, लेकिन फिर भी खाली छोड़ दी जगह। कोई घूमने जाता था वहां, कोई पूछता था कि ये छतरी किसकी है, तो जॉर्ज पंचम की। मतलब मूर्ति हट गई लेकिन जॉर्ज पंचम जिंदा था। ये कब चेंज हुआ? नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में। उसी छतरी पे सुभाष बोस की मूर्ति लगा दी और कर्तव्य पथ बना दिया। इसलिए हम कहते हैं 9 साल बेमिसाल। सर 9 साल बेमिसाल आपने उपलब्धियां गिनाई, हमने सुनी, और बिल्कुल जो उपलब्धियां आंकड़ों के साथ थी। लेकिन एक सवाल है मेरा, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी मामला दर्ज हुआ है, दिल्ली में चल रहा है मामला, दिल्ली पुलिस कर रही है, पर एज ए कानून मंत्री निष्पक्ष इसमें क्या होना चाहिए? एक तरफ हमारे पहलवान है, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। अब तो सारा क्लियर हो गया ना भाई, चार्जशीट पेश होगी, कोर्ट तय करेगा। न्याय पे विश्वास रखो भाई जी। नेक्स्ट। पंजाब वाले हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी भेदभाव करती है, खासकर आम आदमी पार्टी वाले को एजेंसियों पर। ये आज PM साहब से मिल रहे हैं, RDF का कहते हैं पैसा रोक रखा है, हमारा NHM का पैसा नहीं दे रहे, और भी पैसा ये आम आदमी पार्टी का स्वभाव, कुछ यहाँ प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी, उसको तो सुधार नहीं रहे हैं। उनकी एक मंत्री अभी लंदन गई और क्या बोल गई? अरे भाई आपने अच्छा काम किया, दिल्ली में बोलो, समझ में आता है। जो सबसे लास्ट हंगर का इंडेक्स कौन बनाता है, कैसे बनाता है? अरे भाई 80 करोड़ लोगों को
हमने अनाज दिया उसकी बात नहीं करते। तो देश को बदनाम करने का उनकी आदत पड़ गई है, लेकिन जनता अब सब समझती है जी। सर ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन लोटस जहां बीजेपी हम पंजाब में भी आरोप लगाए थे 25-25 करोड़ रुपए और अब क्या हुआ? दिया गया। अब क्या हुआ? कर रहे हैं क्या? ऐसे झूठे आरोप लगाते रहते हैं और झूठे वादों पे सरकार पे आ जाते हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने भी उठाया है इल्जाम कि अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही ऑपरेशन लोटस के तहत। आपका क्या कहना है? नहीं, क्या प्रताप सिंह बाजवा तो कांग्रेस में? उन्होंने बोला है कि पिछले साल की एफआईआर दर्ज हुई है ऑपरेशन लोटस के तहत, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आप बीजेपी के हो, आपके ऊपर ही आरोप नहीं, हमारे ऊपर आरोप नहीं है वो। आप उसको ढंग से देखो। देखिए हम देखिए विंडेक्टिव व्यू से हमारी कार्रवाई होती नहीं है। पहले मैं सुन लो, लॉ अपना काम करता है और करेगा भी, लेकिन कोई विंडेक्टिव व्यू हो ऐसा कोई काम हम करते भी नहीं है, ना प्रधानमंत्री जी का सोच है। सर आखिरी सवाल, दिल्ली और पंजाब दो राज्य जहां आम आदमी पार्टी है, इनके राज्यपाल के साथ क्यों बिगड़ती है ज्यादातर? दिल्ली में भी और क्योंकि पंजाब में भी। इनका सोच सुशासन का है ही नहीं ना, इनका सोच ही अलग है। अब जैसे ऐसे वादे कर दो जो पूरे भी नहीं हो, प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए तो भी इनको कोई इसका असर नहीं पड़ता। इनको तो वोट बैंक और उसके बाद शासन माना, वो देश हित में नहीं है, राज्य हित में भी नहीं है, पंजाब के हित में भी नहीं है। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, कोई भी बड़ा ये अभी से थोड़ी हो रही है। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुई थी ना, तब भी ये विषय चर्चा में आया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि हमें दूसरे देश जो हमारे बाद जो आज़ाद होंगे उनको भी हमें रास्ता दिखाना है। तो कुछ राज्यों ने इसमें काम किया। आपने देखा गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आपका उत्तराखंड अपने तेजी से काम कर रहा है और अभी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाला है। आप भी अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।